तो बेटा आगे बढ़ेंगे और उसमें अगला जो पॉइंट हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। नेक्स्ट हेडिंग के लिए सब बच्चों को नोट करना है, हेडिंग में ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, हिंदी में चाहे हो सकते हैं ऑक्सीमर्क्यूरीकरण डैश विमर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डैश डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो पहले इसकी थ्योरी को नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी रिएक्शन को देखेंगे। देखिएगा, एल्कीन की क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट तथा जल के साथ कराने के पश्चात, एल्कीन रिएक्ट्स विद मर्क्यूरिक एसीटेट एंड वाटर कराने के पश्चात अपचयन करने पर फॉलोड बाय रिडक्शन, अपचयन करने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। फॉलोड बाय रिडक्शन टू फॉर्म सेकेंडरी एल्कोहल। एल्कीन की क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट तथा जल के साथ कराने के पश्चात अपचयन करने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कीन रिएक्ट्स विद मर्क्यूरिक एसीटेट एंड वाटर फॉलोड बाय रिडक्शन गिव्स सेकेंडरी एल्कोहल। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहां पर बेटा हम लोगों ने एक असम्मित यानी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया हुआ है, जो कि सामने आपको दिख रहा होगा, और साथ में मर्क्यूरिक एसीटेट को लेना है, और मर्क्यूरिक एसीटेट आपका ये हो जाएगा, और साथ में वाटर यानी H2O को लेना है, जो कि ऐसे होगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन को लिया है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन भी ले सकते थे, लेकिन उसमें आपने देखा ही हुआ कि ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर असम्मित एल्कीन यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन को लेकर ही रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रहे हैं। बेटा ये सारी जानकारी आपको पहले से है कि CH3 जो होता है ये प्लस आई इफेक्ट हमको देता है, प्लस आई प्रभाव देता है, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को देने वाला समूह। यानी ये पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा? CH को, और CH डोनेट करेगा CH2 को। तो ये बेटा इस तरीके से टूटेगा। यहां पर निगेटिव चार्ज आपको लेना है, और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम है कि H आपका पॉजिटिव होगा और OH आपका नेगेटिव होगा। अब ये जो रिएक्शन आप पढ़ने वाले हो, ये बेटा एक विलायक, एक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है, और वो विलायक यहाँ पर लिया जाता है THF का, जिसका पूरा नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। अभी इसके आगे इसके फॉर्मूले की बात आगे करेंगे, पहले चलो समझ लेते हैं कि करना क्या। ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट सामने आपको दिख रहा होगा बेटा, इसको जरा हम ऐसे लिखते हैं, ये लिखा हुआ है CH3COO, ये एक बार हो गया। उसके बाद Hg को लगा दिया, और फिर ये ले लिया OCOCH3। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर दो तरीके हैं। हमको मालूम है कि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Hg से ज्यादा ही होगी, चाहे हम इस वाले O की बात करें, चाहे हम इस वाले O की बात करें। अगर ऐसा है तो हम इस बॉन्ड को मान लीजिए ऐसे तोड़ते हैं, तो यहाँ बेटा बोलो नेगेटिव आ जाएगा, और इस वाले Hg पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब करना क्या है, ये जो वाटर सामने आपको दिखाई दे रहा है, वो ध्यान समझिएगा, ये जो वाटर सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसका H पॉजिटिव इस एसीटेट आयन को देकर CH3COOH ये हम लोग बाहर कर लेंगे। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों को एसिटिक एसिड यहां से मिल जाएगा।
अब जो कुछ हमारे पास बचा है उसको अब इस एल्कीन में जोड़ना है। कैसे क्या करना है, क्या होगा, सब जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जरा, ये बेटा यहाँ पर CH3 है, इधर CH है, सिंगल बॉन्ड CH2 है। ध्यान देना, सबसे पहले इस CH की बात करें तो ये आपका पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो निगेटिव OH हमारे पास बचा हुआ था वो बेटा हम लोग यहाँ पर लगा दें। क्लियर है? उसके बाद की कहानी क्या है? उसके बाद की कहानी ये है कि अब हमारे पास ये जो Hg का पूरा पॉजिटिव वाला पार्ट, ये जो सामने दिख रहा होगा, वो इस नेगेटिव कार्बन में जोड़ दिया जाएगा। तो यहां पर बेटा आएगा क्या, Hg से स्टार्ट करोगे, आगे क्या रहेगा O, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या रहेगा CH3। ठीक है, चलिए इसको हटा दे रहे हैं समझाने के लिए, केवल इतना बताया था आपको। तो अब अगर आप ध्यान से समझो तो ये हमारी रिएक्शन का जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम था ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब आगे जरा ध्यान दिया जाए, आगे लिखा हुआ है डीमर्क्यूरेशन। हमने पहले से बताया हुआ है किसी भी नाम के पहले अगर डी लग गया तो डी का मतलब होता है रिमूव करना, बाहर करना, और आगे लिखा हुआ है मर्क्यूरेशन मतलब मरकरी को। अब देखिए जरा, आपने अभी अपनी जो पूरी थ्योरी लिखी उसमें आपने लिखा हुआ है कराने के पश्चात अपचयन करने पर, यानी फॉलोड बाय रिडक्शन। तो अब बेटा करना यह है कि आपको यहाँ पर 2 नेसेंट H लेने होंगे, अपचयन करने के लिए 2 नवजात H लेने होंगे, और ये रिडक्शन हम लोग करेंगे, ये आप पहले से पढ़ चुके हो, NaBH4 को लेकर, यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड को लेकर। तो बेटा अब क्या होगा समझो जरा ध्यान से, यहां से और यहां से हम इस बॉन्ड को अलग कर दे रहे हैं, और जैसा कि 2 H हमने लिए हुए हैं तो 1 H हमने ये ले लिया और 1 H बेटा हमने यहां पर ले लिया। तो आप देखो जरा क्या क्या अलग होने वाला है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इधर से अगर हम देखें तो यहां बेटा हमको मिलेगा CH3, उसके बाद CH, नीचे आपका OH लगा हुआ है, और ये वाला H CH2 में जोड़ेंगे तो बेटा आपको मिलेगा CH3, प्लस ये वाला पूरा बॉन्ड निकल चुके, दोनों बॉन्ड टूट चुके हैं, तो Hg हमारा अलग हो जाएगा। और हमको करना फिलहाल यही था जिसका नाम था डीमर्क्यूरेशन, यानी मरकरी को बाहर करना, और उसके बाद फिर से हमारे पास इस तरीके से एसिटिक एसिड अलग होते हुए मिलेगा। तो ये बेटा हमारा मेन कंपाउंड जो है वो ये बन रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पर सिंपल बोल रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, क्योंकि इसके सेंटर में CHOH लगा हुआ है। ठीक है, बाकी इसका सिंपल नाम आप सबको मालूम ही है, इसको आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अलग से आप चाहें तो इस बात को नोट कर लेगा, जो कि THF को लेकर है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से एक रिंग है। ठीक है, और इस रिंग में ये सेंटर में O रखा हुआ है। ये जो कंपाउंड सामने आपको दिख रहा होगा, इस कंपाउंड को हम लोग THF बोलते हैं। THF का मतलब है यहाँ पर, सॉरी, इस कंपाउंड को केवल हम लोग फ्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्यूरॉन की बेटा अगर हम बात करें तो फ्यूरॉन के लिए यहाँ पर क्या रखा होगा, CH, इधर भी CH होगा, इधर भी CH होगा, इधर भी CH होगा। बाकी अब चेक कर लिए, वैलेंसी पूरी हो रही होगी। अब हम लोग क्या करें, इसमें 4 H ऐड कर दें, 4 H जोड़ दें, मतलब 1 H यहाँ पर, 1 H यहाँ पर, 1 H यहाँ पर। ठीक है, और आपका 1 H यहाँ पर। उससे क्या होगा, जितने भी हमारे डबल बॉन्ड थे सब के सब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसी कंपाउंड का नाम बेटा हो जाएगा THF, मतलब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्रा माने 4, हाइड्रो माने क्या, H, और किस में जोड़े थे, फ्यूरॉन में, तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन ये यहाँ पर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर विलायक का काम करता है, सॉल्वेंट का काम करता है। ठीक है, जल्दी से इस रिएक्शन को नोट करिए।
ठीक है, तो ये जो आपके सामने है इसको आप लिख लीजिएगा 2 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल। और एक फिर से जैसा कि हमने बताया था कि अगर आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत जल्दी से अपना आंसर ध्यान रखना है या लाना है तो कुछ ट्रिक्स हर एक के लिए याद रखिए। तो आपको ध्यान होगा एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी, उसका नाम था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था, मतलब उसमें भी अगर आप देखोगे तो उसमें एक तरीके से H2O ही हम लोगों ने ऐड किया था, मतलब H2O को जोड़कर एक कंपाउंड वहां पे बन रहा था। H2O के जुड़ने के बाद जैसा कंपाउंड बनता है वैसा बन रहा था। और वहां पर हमने आपको बताया कि आप उस रिएक्शन में सिंपल ध्यान रखिए कि एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल से वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, और अब अगर आप चाहें तो ये तो जैसा लिखा हुआ है ये तो आपको करना ही है, ठीक है, दिमाग में बना ही रहेगा अगर आप इस तरीके से करोगे। बाकी अगर आप इसकी ट्रिक ध्यान रखना चाहें तो सिंपल सा एक पॉइंट ध्यान रखो कि अगर कभी भी ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन आपको करने को कहा जाए तो ये बेटा मार्कोनिकॉफ के नियम से हो जाएगा, जो कि ये बोलता है कि जो भी नेगेटिव पार्ट होगा वो वहां पर जाके जुड़ेगा जहां पर H की संख्या कम होगी। तो यहाँ पर वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है OH वो आपकी बार उस कार्बन में जाके जुड़ जाएगा जहां पर H आपको कम मिलेंगे। ठीक है, तो इस वजह से आप चाहें तो ये भी ध्यान रखते हैं या आप पॉइंट चाहे तो नोट में सकते हैं, लिख लीजिएगा कि यह क्रिया मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती है। दिस रिएक्शन इज डन बाय मार्कोनिकॉफ्स रूल। चलो चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टडी में नोट करेगा और उसमें लिखेगा ईथर द्वारा, फ्रॉम ईथर। नेक्स्ट हेडिंग में ईथर द्वारा लिखिएगा ईथर का तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ईथर का तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, गिव्स एल्कोहल। ठीक है, तो ये फिर से सिंपल ये हो जाएगा हमारे पास ROR जिसको आप बोलते हो ईथर। और जैसा कि लिखवाया गया है कि आपको इसका क्या करना है बेटा, जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस, और ये सब हम लोग करने जा रहे हैं डाइल्यूट यानी कि तनु H2SO4 को लेकर। बहुत सिंपल सा काम है, बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है, चाहे इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर लो चाहे इस वाले, किसी को भी। वाटर का H यहाँ रखो और OH यहाँ पे रख लेते हैं, तो इस साइड से बोलो क्या बन जाएगा ROH और उस साइड से भी क्या बन जाएगा ROH। तो ये आपको ROH के दो मॉलिक्यूल इस तरीके से बनते हुए मिलेंगे। और देखिए जरा, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं C2H5O C2H5 यानी कि डाई एथिल ईथर, और साथ में H2O भी अगर ले लिया जाए और फिर से वही सब ले रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 को, तो अब की बार क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है फिर से यहाँ से अलग होगा, यहाँ पर H लेंगे, यहाँ पर OH लेंगे, और सबको जब कंबाइन करेंगे तो ये अब की बार आपको बेटा देगा C2H5OH के 2 मोल। ठीक है, वैसे तो इसका या इस ईथर का जो सिंपल नाम रहेगा बेटा वो रहेगा डाई एथिल ईथर। और अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC में ये ध्यान रखिएगा ईथर में कि जो भी आपका ऑक्सीजन एटम है वो छोटे ग्रुप के साथ हमेशा जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ तो फिलहाल दोनों ही ग्रुप सेम है, और जो छोटा ग्रुप होगा उसके लिए हम लोग ऑक्सी वर्ड ऐड करते हैं। तो फिलहाल 2 कार्बन दोनों साइड में है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग H लिखेंगे और O की वजह से हम लोग नाम में ऑक्सी लगा देंगे। इस तरफ भी 2 कार्बन है तो हम लोग H लिखेंगे और यहाँ पर इन लगाया जाता है। तो बेटा इसका IUPAC नाम बनेगा इथॉक्सी इथेन। जल्दी से नोट करिए।
नोट कर लिया सब बच्चों ने? चलो ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये जो जो प्रिपरेशन मेथड्स थी जो अल्कोहल के लिए स्टार्ट हुई वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर इसके रासायनिक गुणों की, केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो अब नेक्स्ट हेडिंग में सब बच्चों को नोट करना, हेडिंग में केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। ठीक है, तो देखिए बेटा, जो अल्कोहल सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट तो वो होगा जिसमें हम O और H का जो बॉन्ड है उसको तोड़ रहे होंगे। ठीक है, यानी एक तरीके से H निकल रहा होगा, तो आप बोल सकते हो रिएक्शन ड्यू टू H एटम, यानी H परमाणु की जो क्रियाएं होंगी वो यहां पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद सेकंड पार्ट में R और OH के बीच का जो बॉन्ड होगा ये टूट रहा होगा, यानी एक तरीके से बोले तो OH बाहर होगा, तो बोल सकते हो रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। और थर्ड वाले पार्ट में दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, यानी रिएक्शन ड्यू टू बोथ R एंड OH ग्रुप। ठीक है बेटा, तो 3 पार्ट हैं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज के। पहले पार्ट में जो H होगा यानी H परमाणु जो होगा उसकी क्रियाएं होंगी। दूसरे वाले पार्ट में जो OH समूह पूरा का पूरा दिख रहा है उसकी क्रियाएं होंगी। और तीसरे पार्ट में R और OH दोनों की क्रियाओं को देखेंगे, यानी दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इस पॉइंट को नोट करिए। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पहला पार्ट हमारा H को लेकर है, तो इन्हीं रिएक्शंस को हम स्टार्ट भी करते हैं। जल्दी से पहले इसको नोट कर लिए H से, उसके बाद फिर H एटम की जो रिएक्शंस हैं वो स्टार्ट करें। चलो आगे बढ़ेंगे और नोट करेगा फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग में लिखेगा H परमाणु की अभिक्रियाएं, रिएक्शन ड्यू टू H एटम। H परमाणु की अभिक्रियाएं, रिएक्शन ड्यू टू H एटम। अब देखिए भाई, जैसा कि आप सब लोगों ने ये बात पढ़ी हुई समझी होगी, पहले से मालूम होगी आपको कि अगर कोई कंपाउंड अपना अगर H निकाल रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को बता रहा है, वो अपने अम्लीय गुण की व्याख्या करना चाह रहा है। तो H एटम को लेकर सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही बनता है कि अम्लीय गुण के बारे में क्या व्याख्या यहाँ पर हो पाएगी। तो इसके लिए यानी इस हेडिंग में फर्स्ट पॉइंट या A पॉइंट की हेडिंग में नोट करेगा अम्लीय गुण यानी एसिडिक प्रॉपर्टी। अम्लीय गुण, हाँ लिखते हैं इस बात को, इसकी थ्योरी को नोट करते हैं। लिखिएगा अल्कोहल की क्रिया, अल्कोहल रिएक्ट्स विद, अल्कोहल की क्रिया सक्रिय धातु, सक्रिय धातुओं, ऐसे लिखिए, अल्कोहल रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल्स,
सक्रिय धातुओं ब्रैकेट में लिखा जैसे Na, Mg, Al आदि, लाइक Na, Mg, Al एक्सेट्रा के साथ कराने पर टू फॉर्म के साथ कराने पर धातु एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। धातु एल्कोक्साइड AlKOXid एल्कोक्साइड का निर्माण होता है टू फॉर्म मेटल एल्कोक्साइड। तथा आगे नोट करिएगा, तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीजेस, तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चलिए रिएक्शन को समझते हैं। ये बेटा जैसे मान लिए हमारे पास ROH है यानी कि अल्कोहल हमने लिया हुआ है, और जैसे कि सोडियम मेटल को हमने यहाँ पर लिया, सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, Mg ले सकते हैं या Al ले सकते हैं, सब का एक ही काम है। देखिए भाई सबका काम क्या है, जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं ध्यान रखिएगा वो हमेशा अम्लीय H को बाहर करते हैं H2 गैस के रूप में, H2 गैस की फॉर्म में। अम्लीय H क्या होता है ये हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था। सन से जुड़ा हुआ जो H होता है वो अम्लीय H होता है, सन से जुड़ा हुआ जो H होता है वो एसिडिक H होता है। सन का मतलब सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और आज जैसा कि देख पा रहे होंगे कि O के साथ ही H लगा हुआ है तो एसिडिक H हुआ। ठीक, तो इस एसिडिक H को सोडियम जब भी बाहर करेगा बेटा ध्यान रखिएगा ये हमेशा इस H को H2 गैस के रूप में ही निकालेगा। अब यहां पर फिलहाल H कितने, एक, और आप अलग कितने कर रहे हैं, 2, तो आप सिंपल इसको हाफ H2 के रूप में से लिख सकते हैं। और जहां से बेटा आपने H हटाया हुआ है बस वहीं पे आपको Na लगा देना होगा, तो ये आपको देगा RONA, और इसी को आप चाहें तो सिंपल बोल सकते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी अल्कोहल से अगर आप H हटाते हो तो उसके नाम में एल्कोक्साइड शब्द जुड़ जाएगा, एल्कोक्साइड वर्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, और देखो जरा ये हमारे पास है एक और अल्कोहल यानी कि C2H5OH, और इसके लिए भी हम Na यानी सोडियम को ले रहे हैं। फिर से वही कहानी होगी, सोडियम यहां से हाफ H2 को ऐसे अलग कर लेगा और बाकी बेटा क्या देगा, ये देगा C2H5O और आगे क्या आ जाएगा Na, और इस कंपाउंड का नाम हम बोल सकते हैं सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, ऐसे ही जल्दी से इन दोनों को नोट करिए। और एक और रिएक्शन हम आपको दे रहे हैं, इसमें जो कंपाउंड बने उसका फॉर्मूला बताना है, नाम नहीं बताना है, उसका फॉर्मूला बताइएगा, क्या फॉर्मूला उसका आएगा आगे। जल्दी से इन दोनों को नोट करो पहले, उसके बाद थर्ड रिएक्शन को कंप्लीट करो। अरे बेटा एल्युमिनियम है, सोडियम कहाँ। फॉर्मूला बताइए। तो देखो भाई पहली बात तो ये ध्यान रखो कि थोड़ा ये भी जरा ध्यान दिया जाए कि हाँ आप कंपाउंड क्या बना रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, क्या उसकी वैलेंसी है। ये नहीं कि हाँ जैसा कंपाउंड आपको एक दिखे सारे कंपाउंड वैसे लगातार बनाते चले जाओगे। थोड़ा सा ये भी तो समझना कि क्या करना है आपको। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये मेथिल अल्कोहल है और इसकी जो रिएक्शन है बेटा वो आप एल्युमिनियम से करा रहे हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो कंफर्म है कि एक बात तो ये है कि H2 गैस तो निकलेगी निकलेगी, लेकिन जरा ये भी तो ध्यान दिया जाए क्या एल्युमिनियम की वैलेंसी 1 होती है? एल्युमिनियम की वैलेंसी बेटा 3 होती है।
तो जब 3 वैलेंसी होगी तो वैसे कंपाउंड कहां से बन जाएगा आपका, ठीक है, जरा समझिएगा। जब आप H को हटा दोगे तो अब आपके पास केवल इतना बचा हुआ है CH3O और यहाँ बचा हुआ है आपके पास Al। अब इसमें से आपने एक ही H निकाला है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 है और Al की वैलेंसी तो 3 होती है। तो जब ऐसा करोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो अब जो करेक्ट आंसर हमारा आएगा बेटा वो ये आएगा, CH3O का होल थ्राइस और उसके बाद क्या रहेगा Al। अब जरा बैलेंस कर लो, ये CH3O जो है वो 3 टाइम्स है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। H आपके पास 3 हो चुके हैं तो यहाँ पर अब की बार आपको 3/2 H2 लिखना पड़ेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 H ये भी हो जाएंगे, 3 H यहाँ पर भी। और अब जाके आप इसका नाम बोल सकते हैं एल्यूमिनियम मिथॉक्साइड। तो नाम में तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हमने नाम पूछा भी नहीं था, लेकिन जो कंपाउंड आपको मिलेगा उसका फॉर्मूला क्या है वो मेन चीज है। सब बात क्लियर हो रही है सब बच्चों को? नोट करिए। नोट कर लिया सब बच्चों ने? अब देखिए भाई, यहाँ पर क्या आगे एक इम्पोर्टेंट कहानी आने वाली है, उसको जरा देखिएगा। इसी हेडिंग की बात कर रहे हैं, अभी कोई नया पॉइंट या नई हेडिंग कोई नहीं है, इसी में जरा समझिएगा। देखिए भाई, हम लोगों ने 3 टाइप के अल्कोहल सुने या पढ़े। एक CH2OH जिसमें लगा हुआ है तो वो आपने पढ़ा 1 डिग्री था। जिसमें CHOH लगा था वो आपने पढ़ा, ऐसे बोल देते हैं R2CHOH को मैसे लिख देते हैं, वो बेटा आपका 2 डिग्री अल्कोहल था। और जिसमें COH लगा हुआ था वो बेटा आपका 3 डिग्री अल्कोहल था, ठीक है। अब रिएक्शन तो कन्फर्म है, रिएक्शन तो कन्फर्म है कि आप इन्हीं तीनों में से कुछ भी ले लीजिए, रिएक्शन आपकी होगी। एल्यूमिनियम टेट्रा मेथॉक्साइड नहीं, एल्यूमिनियम ट्राई मेथॉक्साइड भी बोल सकते हैं। टेट्रा कहां से आ जाए, टेट्रा 4 के लिए होता है, ठीक है। हाँ, तो अब यहां पर पॉइंट ये था, बोला था हमने आपको कि ये जो 3 अल्कोहल सामने हैं, अगर हम इन तीनों की रिएक्शन कराएं सोडियम के साथ तो तीनों में आपको दिख रहा होगा एसिडिक H तीनों में है और H2 गैस निकलेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये नहीं है हमारा, क्वेश्चन हमारा ये है, आपको बताना है कि इन तीनों के लिए बेटा इस रिएक्शन को लेकर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, यानी जो क्रियाशीलता का जो सही क्रम है वो क्या होगा, यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील इन तीनों में कौन होगा, उससे कम कौन होगा और सबसे कम कौन होगा। जल्दी से 1 2 3 के तरीके से अपना आंसर दीजिए, चैट में कमेंट करिए कि क्या इसका घटता हुआ क्रम होना चाहिए, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होना चाहिए, उससे कम कौन होना चाहिए और सबसे कम कौन होना चाहिए। और विद रीजन आंसर देना है आपको, जल्दी से आंसर दीजिए, 2 मिनट समय आपको दे रहा है। 3 अल्कोहल सामने हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उसमें आपको बताना है कि इनकी जो क्रियाशीलता है उसका घटता हुआ क्रम क्या होगा और क्यों होगा। सबसे ज्यादा कौन होगा, उससे कम कौन होगा, उससे कम कौन होगा, यानी सबसे कम कौन होगा, और कारण भी देना है, विद रीजन आंसर देना है। आंसर में अब सब लोग यही बोल रहे हैं 1 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री उससे कम। प्लस आई इफेक्ट रीजन है, लेकिन उसका मतलब प्लस आई इफेक्ट से होगा क्या, अब देखिए है क्या ना कि
बातें तो बहुत सारी मालूम है हम लोग को, कई सारी चीजें मालूम है, लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर सही बैठेगा, कौन सा तरीका कहाँ पर सही लगाना है, वो थोड़ा आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा अपने दिमाग का। ठीक है, तो सुनो ध्यान से यहाँ पर। और ये जो पॉइंट बताने जा रहे हैं, देखिए है क्या ना कि हमने आपको बताया कि 28 से 30 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपके एग्जाम में आती है। उसमें से ये ध्यान रखिएगा 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन तो जो होते हैं वो इसी टाइप के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कारण बताओ वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन कहा जा रहा है उसका कारण आप किस तरीके से स्पष्ट कर पा रहे हैं, उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उसकी कैसी व्याख्या कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सुनिएगा ध्यान से क्या है। हमने इसीलिए आपको पहले से ही हेडिंग में बता दिया कि हम एक तरीके से अम्लीय गुण की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखो एसिडिक प्रॉपर्टी की अगर बात हो रही है तो हर एक एल्कोहल अपना क्या निकालना चाह रहा है, एच निकालना चाह रहा है। तो जो एल्कोहल जितनी जल्दी से अपना एच बाहर कर देगा, ठीक है, लगभग आंसर तो सही है सबका, लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट बोलनी चाहिए वो किसी के आंसर में नहीं आई। वो बात इंपॉर्टेंट क्या है वो अभी आगे समझ में आएगा। तो बेटा ये है कि हर एल्कोहल चाहता है कि हम अपना एच निकालें और अपने मेटल को इसमें अपने साथ जोड़ लें। ठीक है, और अगर कोई कंपाउंड अपना एच निकाल रहा है तो वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को बता रहा है, वो अपने अम्लीय गुण को बता रहा है। और अगर कोई जल्दी एच निकाल रहा है इसका मतलब वो ज्यादा अम्लीय है। यानी आपको अपना पूरा आंसर जो बेटा मिलेगा वो यहाँ पर एल्कोहल के अम्लीय गुण से मिलेगा। जो एल्कोहल जितना ज्यादा अम्लीय होगा वो एल्कोहल उतनी जल्दी रिएक्शन देगा मेटल के साथ। जो एल्कोहल जितना ज्यादा एसिडिक होगा वो उतनी जल्दी रिएक्शन देगा, या बोल सकते हो उसकी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे जरा ध्यान से देखें तो हमको मालूम है कि देखिए एच का निकलना आसान कहां पर होगा, एच का निकलना आसान वहीं पर होगा जहां पर O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो। जितना ज्यादा ये बॉन्ड वीक होगा उतनी आसानी से उतनी जल्दी से H वहां से निकल सकता है। ठीक है, तो अब आप देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या है बोलो, R है ना, केवल एक ही R तो है, और R में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। और प्लस आई का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी और यहां पर बॉन्ड थोड़ा वीक रहेगा। क्यों? क्योंकि R केवल एक ही है। यहां पर 2 R लग गए, प्लस आई इफेक्ट और बढ़ेगा, उसकी वजह से O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसकी वजह से H का निकलना आसान होगा। हमने कहा ना कि सबका आंसर लगभग सेम ही है या लगभग एक जैसा ही है। इसमें एक पॉइंट आपका एसिडिक प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा आपको बताना चाहिए था, वो किसी में नहीं आया, लेकिन फिर भी लगभग सबके आंसर एक जैसे ही हैं, सही मान सकते हैं उसको। और लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टी की बात करनी है तो 3 R जो है वो प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा देंगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा और उसकी वजह से H का निकलना और कठिन हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो बेटा रहेगा वो 1 डिग्री रहेगा, उससे कम रिएक्टिव 2 डिग्री रहेगा, उससे कम रिएक्टिव 3 डिग्री रहेगा। ठीक है, अभी आपको लग रहा हो कि हमने तो आंसर सही दिया है, हमने सारी बातें बोल दी, तब भी सर इस तरीके से बता रहे हैं। अभी थोड़ा जब आप आगे बढ़ोगे तो हम ये बात क्यों बोलना चाह रहे हैं, ये बात थोड़ी सी आपको और क्लियर हो जाएगी कि हम इस बात पे क्यों जोर दे रहे हैं कि आपको मेन पॉइंट में कॉन्सेप्ट में क्या सोचना है, कैसे सोचना है। ठीक है, अभी आप अगर यही बात दिमाग में रख के बैठेंगे कि हाँ हमने जो बात बोली है वही उसी तरीके से आंसर चाहिए, तो अगले कुछ आगे की आने वाली हेडिंग में आपका यही कॉन्सेप्ट गलत आंसर दे देगा। क्या होगा वो भी आगे आएगा। फिलहाल तो 1 डिग्री बेटा सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री उससे कम रिएक्टिव होगा, सबसे कम होगा 3 डिग्री। यानी आपको ये पूरा का पूरा ऑर्डर एल्कोहल के अम्लीय गुण से मिलेगा। जो एल्कोहल जितना ज्यादा एसिडिक होगा वो एल्कोहल उतना ज्यादा आपको या उतनी जल्दी आपको ये रिएक्शन देगा। ठीक है, और ज्यादा एसिडिक या कम एसिडिक किससे तय किया जाएगा, प्लस आई इफेक्ट से। प्लस आई इफेक्ट अगर ज्यादा है तो अम्लीय गुण कम होगा, प्लस आई इफेक्ट अगर कम है तो अम्लीय गुण ज्यादा होगा और उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। अब जैसे हम बोल देते भैया मेथिल अल्कोहल में और एथिल अल्कोहल में बताइए किसका अम्लीय गुण ज्यादा होगा, मतलब किसके लिए रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो हमारा आंसर मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। तो कोई रटने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर CH3 जो है वो क्या शो करेगा, प्लस आई, इधर भी C2 क्या शो करेगा, प्लस आई, लेकिन इसका प्लस आई इफेक्ट जो है वो कम है।
प्लस आई इफेक्ट कम होने से क्या होगा, ओ पे डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होने से बॉन्ड वीक होगा, जल्दी टूटेगा। यहां पर इस ग्रुप की डेंसिटी ज्यादा होगी, प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा, ओ पे डेंसिटी ज्यादा होगी, बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं हो पाएगा और उस वजह से एच निकल नहीं पाएगा आसानी से। तो इस वजह से हमारे पास, अब ध्यान सुन लीजिए, हर वो रिएक्शन जिसमें एच निकलता होगा, हर उस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही होगा और उसका पूरा कॉन्सेप्ट एसिडिक प्रॉपर्टी से ही हम लोग आंसर में देंगे। प्लस इफेक्ट की बात तो बोलोगे ही, लेकिन साथ में अम्लीय गुण भी बात आनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे इसके आंसर को नोट में लिख लेते हैं, जरा इसका एक्सप्लेनेशन नोट में लिख लेते हैं। देखिएगा, इस क्रिया के लिए, इस क्रिया के लिए क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर दिस रिएक्शन, इस क्रिया के लिए क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम एल्कोहल के अम्लीय गुण पर निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के अम्लीय गुण पर निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल में, इन प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल में प्लस आई प्रभाव कम होता है। इन प्राइमरी एल्कोहल देयर इज लेस प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव कम होता है, जिस कारण ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा। ऑक्सीजन एटम हैज लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तथा H का निकलना आसान होगा, एंड H कैन बी इजिली रिमूव्ड। अतः यह अत्यधिक क्रियाशील होगा, हेंस इट विल बी मोर रिएक्टिव। अतः यह अत्यधिक क्रियाशील होगा, हेंस इट विल बी मोर रिएक्टिव। जबकि तृतीयक एल्कोहल में, वाइल इन टर्शरी एल्कोहल, प्लस आई प्रभाव अधिक होगा, देयर इज मोर प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव अधिक होगा, जिस कारण इसका अम्लीय गुण कम हो, जिस कारण इसकी क्रियाशीलता कम होगी, जिस कारण इसकी क्रियाशीलता कम होगी। ड्यू टू दिस इट हैज वेरी लो रिएक्टिविटी। अतः क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम निम्न होगा। अतः क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम निम्न होगा, हेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी। अतः क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम निम्न होगा। तो बच्चों ये क्रम नोट कर लीजिएगा जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा आपका 1 डिग्री होगा, और अगर आप चाहो तो इसमें सबसे पहले आप ये ले सकते हो CH3OH, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। CH3OH, उससे कम आपका 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम आपका 3 डिग्री। तो अब ये ध्यान रखिए, जिस भी रिएक्शन में H निकल रहा होगा, अभी H को लेकर कई सारी रिएक्शन अभी और आने वाली हैं, तो हर रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा मिलेगा वो अब यही होगा अगर H निकलता है तो, ठीक है। लेकिन जब OH की बात हम लोग कर रहे होंगे तब क्या कहानी होगी, क्या कॉन्सेप्ट होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर H निकल रहा है किसी रिएक्शन में तो हर रिएक्शन का बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको यही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज बेटा इतने रखेंगे इसमें, और कल इसी में आगे इस H एटम को लेकर आने वाली जो रिएक्शन है, आने वाली जो क्रियाएं हैं वो
आगे देखी जाएंगी, और इसके अलावा उसके बाद OH के को लेकर जो रिएक्शंस है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो कल इसी के आगे इन सारी रिएक्शंस को